हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी जैन भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर से आज हम अपनी क्लास में व्यापारिक संगठन के एक लेसन व्यापारिक संगठन के स्वरूप का चुनाव का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। आशा है आपको समझ आएगा। चलते हम अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है व्यवसाय संगठन के स्वरूप का चुनाव। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय जो हमारी आवश्यकताएं थी वो बहुत सीमित थी। लोगों ने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दिया था और उनका जो व्यापार था वो उनकी इच्छा पर निर्भर होता था। वहाँ पर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं था। जब वहाँ पर जो शासन जिसके द्वारा शासन किया जाता था, उनका काम केवल देश में शांति बनाए रखना होता था, प्रजा को न्याय देना होता था और अपनी प्रजा का बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना होता था। वो व्यापार के किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे। सभी लोग जो भी व्यापार करते थे वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको स्थापित करते थे, उसको चलाते थे और अपनी नियम कानून खुद बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, व्यापारों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया। सरकार ने व्यापार के हर क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बहुत से नियम बनाए गए, बहुत परिवर्तन किए गए और सरकार ने कुछ व्यापारों को अपने अंडर में ले लिया। कोई भी देश, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो साम्यवादी हो, वो उद्योगों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। साम्यवादी जो देश होते हैं, वो जो उद्योग होते हैं उनके यहाँ, वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन पूंजीवादी देशों में जो उद्योग होते हैं वो कुछ सरकार के अंडर में होते हैं और कुछ पर उनका हस्तक्षेप नहीं होता। भारत जो ना तो पूर्ण रूप से साम्यवादी है और ना पूर्ण रूप से पूंजीवादी है, वो भी अपने उद्योगों पर हस्तक्षेप करता है। कुछ उद्योगों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है, जैसे रेल, डाकवे तार, जीवन बीमा, स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, जो देश के जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन पर हमारे भारतवर्ष में सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। उन्हीं के नियमों के अनुसार ये उद्योग चलाए जाते हैं। अब व्यापार के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसे पहले आदिकाल में एकाकी व्यापार ही था। एक ही व्यक्ति कार्य करता था, वही उसके नियम बनाता था, उसका जो भी लाभ हानि होता था सब उसी को वहन करना पड़ता था। तो वो क्या कहलाता था? एकाकी व्यापार। तो व्यापार के विभिन्न स्वरूपों में सबसे पहला जो स्वरूप था वो एकाकी व्यापार था, जो आदिकाल से चलता आ रहा है और आज के आधुनिक युग में भी अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके जितने भी दोष हैं, इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने स्थान को, इसके स्थान के जो उसका महत्व है उसको ख़त्म नहीं करती। बल्कि ये कहा जाता है कि एकाकी व्यापार जो है वो आज के युग की सफलता की, व्यापारियों की देन है। उसे सफलता का जो सबसे ज़्यादा पैमाना है वो एकाकी व्यापार का ही है। एकाकी व्यापार, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे उसके पास पूंजी कम हो या अधिक भी हो, कोई भी व्यक्ति एकाकी व्यापार के स्वरूप को अपना सकता है। एकाकी व्यापार के स्वरूप में कुछ दोष आए। कहते हैं ना, जब किसी आवश्यकता होती है तो नई चीज़ का जन्म होता है। तो इसीलिए व्यापार के दूसरे स्वरूप का जन्म हुआ, जिसे साझेदारी कहा गया। साझा, जब हम किसी काम में साझा कर लेते हैं, अर्थात बंटवारा कर लेते हैं, वो साझेदारी कहलाती है। उस व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति चलाते हैं, मिलकर चलाते हैं, पूंजी लाते हैं, उसके काम का बंटवारा कर लेते हैं, दायित्वों को बांट लेते हैं, तो वो साझेदारी कहलाती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं, उसमें होने वाले लाभ हानि को बांटते हैं, उनमें से कोई एक या सभी मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो वो साझेदारी कहलाती है। साझेदारी में दायित्व एकाकी व्यापार की अपेक्षा सीमित हो जाते हैं। साझेदारों की जो संख्या है उस पर भी प्रतिबंध है। जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं उसमें अधिकतम 20 साझेदार हो सकते हैं और जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं उसमें अधिकतम 10 साझेदार हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। जो साझेदारी
है वो साझेदारी जो चलती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार चलाई जाती है। जो साझेदारी के दोष आए सामने, जैसे जब साझेदारों में कोई झगड़ा हो जाए या पूंजी की कमी हो जाए, ऐसे बहुत से दोष उत्पन्न हुए, तो उन दोषों के कारण नए स्वरूप का जन्म हुआ। उस नए स्वरूप को नाम दिया गया मिश्रित पूंजी कंपनी। मिश्रित पूंजी यानी सभी लोगों की पूंजी लगाकर जो व्यवसाय किया गया वो मिश्रित पूंजी कंपनी कहलाई। इसे आप संयुक्त स्कंध प्रमंडल भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी व्यक्ति मिलकर कार्य कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितनी पूंजी है, जितना पैसा है, वो उसे लेकर इस व्यापार में शामिल हो सकता है। जितना उसने पैसा लगाया है उसी के अनुसार उसको लाभ मिल जाता है या उसे उतनी ही हानि वहन करनी होती है अगर व्यापार को हानि होती है। इसमें जो व्यापार होता है वो ज़्यादातर अंशों में किया जाता है, अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। तो जो इसमें व्यक्ति कार्य करते हैं वो अंशधारी बन जाते हैं। अंशधारियों के इसमें भी क्या होता है, इससे नए व्यापार का जन्म होता है। फिर हमारा संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, ये साझेदारी व्यापार की तरह है। संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत एक ही परिवार के सभी व्यक्ति इस व्यवसाय को करते हैं। कोई जन्म, जो एक नया बच्चा भी यदि जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही इस व्यवसाय में साझेदार बन जाता है। जो परिवार का मुखिया होता है वो कर्ता होता है, वही सारे दायित्व संभालता है। सबसे ज़्यादा दायित्व जो असीमित होता है वो कर्ता का होता है, बाकी परिवार के सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। फिर आई सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाओं की स्थापना का मूल मंत्र था एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये सभी के लाभों के लिए सहकारी संस्थाएं बनाई गई। इन संस्थाओं में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं वो सभी पूंजी लगाते हैं, वो स्वयं ही इसके अंतर्गत बेचे गए माल को खरीदते हैं। तो वो सहकारी संस्थाएं जिसका मूल मंत्र एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो हमने यहाँ अभी अध्ययन किया है व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूप। तो ये हमारे व्यवसाय संगठन के अलग अलग स्वरूप हैं। अब हमें इनमें से कौन से स्वरूप को चुनना है, कौन से स्वरूप को अपनाना है, किस तरीके से व्यापार करना है, उसको चुनने के लिए हमें इन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। तो हम अपने स्वरूप का आसानी से चुनाव कर सकते हैं। तो देखते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं जिससे हमें अपना व्यापार चुनने में आसानी हो। उसमें सबसे पहले बात आती है निर्माण में सुविधा। एकाकी व्यापार जिसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, उसको बनाना, उसको करना सबसे आसान होता है, उसको लगाना सबसे आसान होता है। जबकि साझेदारी व्यापार को स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मिश्रित पूंजी कंपनी में क्योंकि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, तो इसके निर्माण में थोड़ी कठिनाई होती है। पूंजी कंपनी का निर्माण करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जिसमें समय भी ज़्यादा लगता है, मानसिक आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा असुविधा का, कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो यदि आप इस बात में सक्षम हैं, कठिनाइयों को झेलने में सक्षम होते हैं, तो आपको कंपनी चुननी है। और यदि आप सरकारी हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, सरलता से स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको एकाकी व्यापार का ही चुनाव करना होगा। दूसरा आता है पूंजी की मात्रा। पूंजी किसी भी व्यापार के लिए रक्त का कार्य करती है। जैसे मानव शरीर रक्त के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह कोई भी व्यापार पूंजी के बिना कार्य नहीं कर सकती। एकाकी व्यापार में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एकाकी व्यापार जो होता है, अकेला व्यक्ति काम करता है, उसके सोर्स कम होते हैं। अगर उसको ऋण की आवश्यकता होती है, अगर उसको पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसको मिलना कठिन होता है। लेकिन साझेदारी व्यापार में क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं, तो वो पूंजी को सरलता से एकत्रित कर सकते हैं। और मिश्रित पूंजी कंपनी में तो साझेदारी से भी अधिक होते हैं, तो उसमें पूंजी एकत्रित करना सबसे ज़्यादा सरल होता है। तो पूंजी की मात्रा सबसे अधिक कंपनी में लगाई जा सकती है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा पूंजी एकत्रित कर सकते हैं उन्हें कंपनी, और जो कम पूंजी एकत्रित कर सकते हैं उन्हें एकाकी व्यापार के स्वरूप को ही चुनना चाहिए। फिर आती है वैधानिकता।
अभी बताया गया था कि सरकारी हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा कंपनी में होता है। जो कंपनी होती है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है। जब हम अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं तो हमें इसी अधिनियम के अंतर्गत उसकी स्थापना करनी होती है, जबकि साझेदारी की स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार करनी होती है। एकाकी व्यापार पर क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता तो इसको हम न्यूनतम हस्तक्षेप के बिना ही स्थापित कर सकते हैं। इसके नियम और कानून जो एकाकी व्यापार में है, थोड़ा व्यापारी खुद से भी बना सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है। चौथा होता है दायित्व। दायित्व की मात्रा, आप कितने दायित्वों को वहन कर सकते हैं, क्या क्या आप में कितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अनुसार ही हमें अपने व्यापार को चुनना चाहिए। जो आपका एकाकी व्यापार है उसमें जो दायित्वों की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। यदि व्यापार में कोई हानि हो जाती है तो व्यापारी की निजी संपत्ति भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है उन दायित्वों का भुगतान करने के लिए। साझेदारी में दायित्वों की मात्रा असीमित ही होती है, लेकिन एकाकी व्यापार की अपेक्षा कम होती है। और पूंजी कंपनी में दायित्वों की मात्रा कम होती है, सीमित होती है। व्यापारी की, अंशधारी की जो निजी संपत्ति होती है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती। तो आप जितने दायित्वों का आसानी से वहन कर सकते हैं तो उसी के अनुसार हमें अपने स्वरूप को चुनना है। अगला आता है स्थायित्व। जो स्थायित्व वाला तत्व है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यापार वही सफल होता है जो ज़्यादा समय तक चलता रहता है, निर्बाध गति से चलता रहता है, जो किसी आकस्मिक घटना होने पर बंद नहीं होता, ऐसा व्यापार अच्छा रहता है। तो जो एकाकी व्यापार होता है, चूँकि उसमें असीमित दायित्व होते हैं, अगर कोई व्यापार में आकस्मिक घटना घट जाती है, अचानक से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, तो जो एकाकी व्यापारी होता है वो थोड़ा डगमगा सकता है और हो सकता है कि वो उस स्थिति को वहन ना कर पाए और अपने व्यापार को बंद कर दे। साझेदारी में सभी साझेदार मिलकर उस व्यापार को संभाल लेते हैं और पूंजी कंपनी में कोई आकस्मिक घटना घट भी जाती है तो उसका ज़्यादा प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता। कंपनी निरंतर अपनी दिशा में चलती रहती है। तो स्थायित्व की दृष्टि से जो कंपनी की स्थापना है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोचकता। लोचकता का अर्थ है आने वाली परिस्थिति में समायोजन करना, कि हम कैसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो जो हमारा एकाकी व्यापार है उसमें लोच थोड़ा ज़्यादा होती है। व्यापारी अपनी स्थिति के अनुसार उसमें व्यवसाय कर सकता है, कम या ज़्यादा। आप ज़्यादा पूंजी लगा रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा क्षेत्र तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। साझेदारी में भी हम कर सकते हैं और मिश्रित पूंजी कंपनी में बहुत बड़े स्केल तक हम अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, ये पहले भी आ चुका है। जो एकाकी व्यापार होता है वो पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है, सरल होती है इसकी स्थापना, इसलिए एकाकी व्यापार को स्थापित करना सरल होता है। एकाकी साझेदारी को उससे थोड़ा मुश्किल होता है और कंपनी को जो कंपनी होती है वो सरकारी नियंत्रण में होती है तो उसको स्थापित करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कंपनी पर सरकारी नियंत्रण सर्वाधिक होता है। जोखिम की मात्रा, जोखिम की मात्रा सबसे कम एकाकी व्यापार में होती है, क्योंकि एकाकी व्यापार अकेला स्वामी होता है, वो अपने डिसीजंस स्वयं लेता है, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर उसे उन हानियों को भी खुद ही वहन करना होता है। साझेदारी में जोखिम थोड़ा बढ़ जाते हैं, वो सभी दायित्व अगर हानि होती है सभी में बट जाती है और मिश्रित पूंजी कंपनी में जितने भी अंशधारी होते हैं उनमें जोखिम ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है रहस्यों की गोपनीयता। कोई भी सीक्रेट, कोई भी रहस्य किसी भी व्यापारिक सफलता का मूल मंत्र होता है। हम अपने व्यापार में सस्ती वस्तुएं कहाँ से लाएं जिससे हम उन्हें सस्ते मूल्य पर बेच सकें, कैसे अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करें जिससे हम अपने विक्रय में वृद्धि कर सकें। ऐसे बहुत सारे रहस्य व्यापार में होते हैं जिनको अगर हम प्रकट कर दें
तो बाज़ार में प्रतियोगिताएं बढ़ जाती हैं, हमारे लाभ कम हो सकते हैं। तो वो रहस्य दूसरों के सामने प्रकट ना हो, वो गोपनीय बने रहें, ऐसा किस व्यापार में संभव है, बता सकते हैं? जो रहस्य हैं वो ज़्यादा लोगों में गोपनीय रहते हैं या कम लोगों में? बिल्कुल सही कि कम लोगों में वो गोपनीय रह सकते हैं। तो एकाकी व्यापार में जो रहस्यों की गोपनीयता है वो बनी रहती है। साझेदारी में थोड़ा वो खुल सकती है क्योंकि उसमें कई साझेदार होते हैं, और मिश्रित पूंजी कंपनी में जो रहस्य है उनकी गोपनीयता बहुत कम बनी रहती है, वो जल्दी से प्रकट हो सकती है। तो रहस्यों की दृष्टि से, रहस्यों की गोपनीयता की दृष्टि से जो एकाकी व्यापार है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कर दायित्व, करों का दायित्व सबसे अधिक मिश्रित पूंजी कंपनी पर होता है, साझेदारी में उससे कम होता है, और एकाकी व्यापार में करों की मात्रा सबसे कम होती है। तो हम जितने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं करों से संबंधित, हमें वही स्वरूप को चुनना होगा। लास्ट आपका पॉइंट है उत्पत्ति का पैमाना। उत्पत्ति मतलब उत्पादन। यदि आप कोई निर्माणकारी व्यापार कर रहे हैं, यानी कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उत्पादन कार्य कितने बड़े स्केल पर कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप अपने व्यापार को चुनें। यदि आप अपना उत्पादन कार्य थोड़ा कम करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं करना चाहते, तो एकाकी व्यापार को चुनिए। अगर आप उससे अधिक थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो आप साझेदारी को चुनिए। और अगर आप बहुत बड़े स्केल पर अपना उत्पादन कार्य करना चाहते हैं तो आपको संयुक्त मिश्रित कंपनी को चुनना चाहिए। यदि आप इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर अपने व्यापार को चुनेंगे तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। धन्यवाद।